नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार स्वाध्याय सेना में। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। आज तक जितना हमने पढ़ा है, हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था यूपी का प्राकृतिक विभाजन, जिसे आप लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। आज हमारा टॉपिक होगा जलवायु। क्या हमारा टॉपिक होगा? जलवायु। यूपी की जलवायु। क्या होगा हमारा टॉपिक? यूपी की जलवायु। ठीक है, तो हम देखते हैं यूपी की जो जलवायु है वो कैसी है। उत्तर प्रदेश की जलवायु है वो है उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण एवं मानसूनी जलवायु। उष्णकटिबंधीय है हमारा टॉपिक। क्या है? जलवायु। ठीक है, उष्णकटिबंधीय यूपी की जो जलवायु है, यूपी की जलवायु उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण एवं मानसूनी। यूपी की जलवायु उष्णकटिबंधीय एवं शीतोष्ण एवं मानसूनी जलवायु है। कैसी है? मानसूनी जलवायु है। अब यूपी की जो जलवायु है, यूपी का जो मानसून है भाई, यूपी की जलवायु पर मानसून का विशेष प्रभाव पड़ता है। यूपी की जलवायु पर यहाँ के मानसून का विशेष प्रभाव होता है। यूपी की जलवायु पर मानसून का विशेष प्रभाव होता है। कैसा? विशेष प्रभाव होता है। यूपी की जलवायु पर मानसून का विशेष प्रभाव होता है। यूपी में मुख्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। कैसी? यूपी में मुख्यतः कितनी? 3 ऋतुएं पाई जाती है। 3 ऋतुएं होती है। यूपी में मुख्यतः 3 ऋतुएं होती है, जिसमें नंबर 1 पर है क्या? आपकी ग्रीष्म। क्या होगी आपकी? नंबर 1 पर होगी आपकी ग्रीष्म। नंबर 2 पर होगी आपकी क्या? वर्षा ऋतु। और नंबर 3 पर होगी आपकी क्या? आपका शीत। क्या होगी? शीत। अगर बात करूं मैं, यूपी में 3 ऋतुएं पाई जाती है, जिसमें आपकी ग्रीष्म ऋतु क्या होती है? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। क्या होती है? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। अब हम इसे अच्छे से क्लियर करते हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु को। अब यही तो है यूपी की 3 जलवायु। यूपी की जो जलवायु है वो कैसी है? उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण। आपसे पूछ सकता है कि यूपी की जलवायु कैसी है, तो आपको बताना होगा यूपी की जलवायु है उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण एवं मानसूनी जलवायु है। अब हम देखते हैं ग्रीष्म ऋतु। थोड़ा सा इसे जानना बहुत ज़रूरी है, मैप तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये है यूपी का मैप। क्या? ये यूपी का मैप है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है आपका बुंदेलखंड। क्या हुआ? बुंदेलखंड एवं बघेलखंड। अब देखते हैं हम बुंदेलखंड में कितने जिले बताए थे मैंने आपको? बुंदेलखंड में 7 जिले मैंने आपको बताए थे। कर्क रेखा कहाँ से गुजर जाती है? कर्क रेखा यूपी के दक्षिण से गुजर जाती है। कहाँ से? दक्षिण से गुजर जाती है।
कर्क रेखा यूपी के दक्षिण से गुजरती है, यूपी से नहीं गुजरती। कहाँ से गुजरती है? यूपी के दक्षिण से गुजरती है। जब कर्क रेखा पर यूपी में जब यूपी होती है, यूपी में जो गर्मी शुरू होती है वो मार्च अप्रैल से शुरू होती है। कब से? मार्च अप्रैल से शुरू होती है और कब तक रहती है? जून के महीने तक रहती है। नॉर्मली हम देखते हैं मार्च में गर्मी आनी शुरू होती है, मार्च अप्रैल धीरे 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 समय बढ़ता जाता है और गर्मी अधिक होती जाती है। कितनी? गर्मी अधिक होती जाती है। ठीक है, इसका कारण क्या है? जब गर्मियों में सूरज कर्क रेखा के जितने नज़दीक आता जाता है, कर्क रेखा के जैसे ही सूर्य पास आता जाता है तो ग्रीष्म ऋतु में गर्मी बढ़ती जाती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी बढ़ती जाती है। जैसे ही सूर्य कर्क रेखा पर सीधा पड़ता है तो क्या होता है? कर्क रेखा पर गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसी कारण यूपी के दक्षिणी क्षेत्र में, यूपी के बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में, बघेलखंड वाले और बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में गर्मी अधिक हो जाती है। और इसी कारण यूपी के आपके आगरा और झांसी में, यूपी के आगरा और झांसी में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। कितनी? सबसे ज़्यादा गर्मी आगरा एवं झांसी में पड़ती है। यूपी के बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में लगभग टेम्परेचर 40 डिग्री से 47 डिग्री पहुंच जाता है। कितना? 40 से 47। लेकिन यूपी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना है? यूपी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है, मतलब जो यूपी का टेम्परेचर रहता है वो लगभग 37 है, 37 से 39। कितना? 36 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 39 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कितना? 47 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और न्यूनतम जो टेम्परेचर होता है वो 21 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कितना? 23 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब नोट करना है आपको। तो इसी कारण यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि कर्क रेखा के नज़दीक होने के कारण जैसे ही आप लोग देखिए हम भूमध्य रेखा के पास जाते हैं, भूमध्य रेखा भारत के दक्षिणी भाग से नीचे से निकल जाती है, दक्षिणी भाग से निकल जाती है, मतलब नीचे की तरफ से निकल जाती है। तो जैसे ही हम दक्षिण भाग की तरफ जाते हैं तो गर्मी अधिक लगने लगती है। जैसे तमिलनाडु की तरफ जाते हैं तो गर्मी अधिक होती है। उसी प्रकार जैसे ही हम आपके कर्क रेखा की तरफ निकलेंगे, कर्क रेखा की तरफ जाएंगे तो गर्मी बढ़ने लगेगी। इस तरफ से गर्मी बढ़ती चली जाती है और यहाँ पे गर्मी अधिक हो जाती है। लेकिन यहाँ पर प्रदेश की सबसे कम गर्मी होती है। यहाँ पर आपका बरेली है और बरेली में उत्तर प्रदेश की सबसे कम गर्मी पड़ती है और सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है अब मथुरा एवं आगरा एवं मथुरा के क्षेत्र में प्रदेश की सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, कितनी? प्रदेश की सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अब इसको नोट करिए। ग्रीष्म ऋतु में हम देखते हैं, नोट करिए, ग्रीष्म ऋतु उत्तर प्रदेश या यूपी में ग्रीष्म ऋतु मार्च से अप्रैल। ग्रीष्म ऋतु में यूपी में ग्रीष्म ऋतु मार्च से अप्रैल में शुरू होकर जून तक रहती है। यूपी में जो ग्रीष्म ऋतु है वो मार्च अप्रैल से शुरू होती है और जून तक रहती है। यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रदेश की सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। कारण है कर्क रेखा का दक्षिणी भाग के पास होना। भाई कारण क्या है? कर्क रेखा का दक्षिणी भाग के पास होना। जैसे जैसे
जैसे जैसे सूर्य कर्क रेखा के पास, कर्क रेखा के ऊपर सीधा होता है, वैसे 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 यूपी में तापमान बढ़ने लगता है, तापमान बढ़ने लगता है। बच्चों इतना सारा मैं अपने हाथ से नोट इसलिए करता हूँ ताकि आप लोग नोट कर सके और आप लोग ये ना बोलो कि बस सर ने बता दिया था और नोट नहीं कराया। इसलिए मैं इसको नोट करता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से इसे नोट कर सको। नहीं तो नोट करना मैं अगर नोट करता हूँ तो मुझे भी तो नोट करने में प्रॉब्लम होगी, जैसे आप लोगों को होती है। हाथ तो मेरे भी दुखेंगे ना, लेकिन वही है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, मेहनत का कोई भी विकल्प नहीं होता। इसलिए मैं आपके साथ साथ नोट करता हूँ ताकि आप लोग भी नोट साथ साथ कर सकें। भाई वैसे जैसे मेरी राइटिंग है जैसे भी ऐसा मैं क्लियर कर लेता हूँ। यूपी में वैसे वैसे यूपी में तापमान बढ़ने लगता है। उत्तर प्रदेश या यूपी के बुंदेलखंड में प्रदेश की सबसे अधिक गर्मी होती है। प्रदेश की सबसे ज़्यादा गर्मी प्रदेश की सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पर? आपकी मथुरा व आगरा। मथुरा व आगरा में होती है। प्रदेश की सबसे ज़्यादा गर्मी मथुरा व आगरा में होती है, जबकि प्रदेश की सबसे कम गर्मी प्रदेश की सबसे कम गर्मी बरेली में होती है। प्रदेश की सबसे कम गर्मी बरेली में होती है। कहाँ पर होती है? बरेली में होती है। यूपी का औसत टेम्परेचर उत्तर प्रदेश का ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मैं इसको रब कर रहा हूँ क्योंकि यूपी में ग्रीष्म ऋतु मार्च से अप्रैल में शुरू होती है। कहाँ से? मार्च से अप्रैल में शुरू होकर जून से जुलाई तक रहती है। यूपी में गर्मी होने का कारण क्या है? क्योंकि यूपी के दक्षिणी भाग से बिल्कुल आपके बुंदेलखंड और बुगेलखंड वाले क्षेत्र से जो नीचे की तरफ है उसके बिल्कुल नीचे से कर्क रेखा गुजर जाती है, और जैसे जैसे सूर्य कर्क रेखा के ऊपर आता जाता है वैसे वैसे यूपी में गर्मी होने लगती है। लेकिन यूपी में सबसे ज़्यादा गर्मी बुंदेलखंड में ही होती है, कारण क्योंकि कर्क रेखा के सबसे नज़दीक होगा। अब कर्क रेखा के सबसे नज़दीक अगर बुंदेलखंड है तो उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, और यूपी के मथुरा और आगरा में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, जबकि बरेली जो कि आपके उत्तर की तरफ है, आपके पूर्वी उत्तर या उत्तर की तरफ है, यहाँ पर आपके प्रदेश की सबसे कम गर्मी होती है। कितनी? प्रदेश की सबसे कम गर्मी होती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि यूपी में इतनी गर्मी होती है जो मार्च से अप्रैल में। उसका कारण क्या है? उसका कारण है सूर्य का कर्क रेखा पर लंबवत हो जाना। क्या हो जाना? सूर्य का कर्क रेखा पर लंबवत हो जाना। ठीक है, अब देखते हैं। अभी हम देख रहे थे उत्तर प्रदेश का औसत तापमान। उत्तर प्रदेश का औसत तापमान कितना है? उत्तर प्रदेश का औसत तापमान है आपका, अधिकतम की बात करते हैं गर्मियों में,
अधिकतम, जो अधिकतम होता है वो होता है 36 डिग्री सेल्सियस से लेकर 39 डिग्री, कितना, 39 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम होता है आपका 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस। कहाँ तक, 29 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कहाँ तक, 21 से 23 लगा लीजिए, या फिर 23 से 29, कोई दिक्कत नहीं है। 21 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस तक होता है। न्यूनतम टेम्परेचर होता है 23 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, लेकिन जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है तो उत्तर प्रदेश का तापमान, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। कहाँ तक हो जाता है आपका, 40 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक उत्तर प्रदेश का टेम्परेचर, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र का टेम्परेचर हो जाता है जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। कैसा होता है, सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। ये आपको समझ में आया होगा ना। हमने देख लिया कि उत्तर प्रदेश में टेम्परेचर क्या होगा गर्मियों में, और न्यूनतम अधिकतम कितना होता है, और बुंदेलखंड के क्षेत्र का टेम्परेचर कितना होता है। हमने ग्रीष्म ऋतु को अच्छी तरह कंप्लीट कर लिया है, और यूपी में गर्मी होने का कारण भी हमने जान लिया है। कारण है कर्क रेखा पर सूर्य का लंबवत होना। अब हम यूपी की दूसरी ऋतु को देखते हैं, वर्षा ऋतु। किसको, वर्षा ऋतु को हम देखते हैं। क्या होती है वर्षा ऋतु में, क्या होता है वर्षा ऋतु की शुरुआत यूपी में जून से होती है। उसमें थोड़ा और नोट करना है आप लोगों को। अभी ग्रीष्म ऋतु में ही कुछ थोड़ा छूट गया है। ग्रीष्म ऋतु, अब देखिए, ग्रीष्म ऋतु में गर्मियों में जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो वहाँ पर जो हवा होती है वो गर्म होती है और ऊपर उठ जाती है। हवा गर्म होती है। मान लो यहाँ पे क्षेत्र है, इस क्षेत्र की हवा क्या हुई, गर्म होगी, और गर्म होने पर हवा ऊपर की तरफ उठ जाती है। हवा ऊपर चली जाएगी। जब गर्म होगी तो हवा ऊपर ही जाएगी ना, गर्म ऊपर भाप बनी और ऊपर चली गई। यहाँ पर क्या बन गया, वायु दाब का क्षेत्र बन गया। अब इधर से समुद्र से आने वाली हवाएं, ठंडी हवाएं जो समुद्र के ऊपर चलती है, वो एकदम से रिक्त स्थान को पूरा करने के लिए पूरी स्पीड से इधर आती है, पूरी तेजी से इस तरफ जाती है। जैसे ही ये तो ऊपर उठ गई और ये पूरी तेजी से यहाँ पे जाएगी। अब ये क्षेत्र कैसा है, गर्म है। जब भी तो ये गर्म होकर निकल गई, अब ये ठंडी हवा यहाँ पे आई, इस क्षेत्र को ठंडा कर देगी। तो ये जो हवाएं यहाँ से आती है, ये क्या, ये आंधी का रूप ले लेती है। कैसा, आंधी का रूप ले लेती है। और उत्तर प्रदेश में हवाएं चलती है और लू आ जाती है। यूपी में लू भी तो चलती है ना। यूपी में जब लू चलती है तो गर्म हवा हो जाती है और हवा ऊपर निकल जाती है। उसके बाद धूल भरी आंधी चलती है, क्योंकि जो हवा है वो, जो इस क्षेत्र में जो हवा थी वो गर्म होकर ऊपर निकल गई। कहाँ पर चली गई, ऊपर चली गई। ठीक है, अब ये स्थान तो रिक्त हो गया, और हमेशा प्रकृति का नियम है कि रिक्त स्थान को पूरा करने के लिए कोई ना कोई उसका स्थान ले लेता है। अब यहाँ से समुद्रिक हवाएं आएगी जो ठंडी होगी, या फिर इधर से आएगी, वो किधर से भी आएगी, बंगाल की खाड़ी से उठकर आ जाएगी, और ये क्या करेगी, इधर से इस स्थान को, पूरा खाली स्थान को फिर से भर देगी। इतनी तेज़ी से आती है क्योंकि यहाँ पे स्थान खाली हो चुका है, तो ये इतनी तेज़ी से आती है कि धूल भरी आंधी चलती है। और बरसात भी कभी कभी अपने साथ बरसात भी लेकर आती है। क्या, अपने साथ बरसात भी लेकर आती है, जो किसान की फसल के लिए नुकसानदायक होती है। आई होप कि आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। अगर किसी ने नोट नहीं किया तो वो दोबारा से वीडियो को थोड़ा चला सकता है पीछे करके, और जो मैंने बोला है उसे नोट कर सकता है ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया है कि ऐसा क्यों होता है। एकदम से ये गर्मियों के मौसम में धूल भरी आंधी क्यों चलती है, धूल भरी आंधी
क्यों चलती है। अब हम देखते हैं आपका वर्षा ऋतु। क्या हम देखते हैं वर्षा ऋतु, ये लीजिए वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु यूपी के वर्षा ऋतु जून के तीसरे चौथे सप्ताह में यूपी में मानसून प्रवेश करता है। जून के तीसरे चौथे सप्ताह में मानसून प्रदेश में प्रवेश करता है। यूपी में वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक रहती है। यूपी में जो वर्षा ऋतु है वो जून से लेकर सितंबर तक रहती है, और यूपी में जो मानसून आता है वो जून के तीसरे चौथे सप्ताह में प्रदेश में प्रवेश कर जाता है। आता कहाँ से है? बंगाल की खाड़ी से। कहाँ से? बंगाल की खाड़ी से। एक छोटा सा मैप बना देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ी सी सुविधा हो जाए। ठीक है, ठीक है। ये यूपी का नक्शा थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, वैसे ऐसा नक्शा नहीं होता। यूपी में ये इधर क्या है? इधर है आपका बिहार। क्या? बिहार। यहाँ पे क्या है आपका? झारखंड। इसके नीचे यहाँ पे झारखंड हो जाएगा, यहाँ पे छत्तीसगढ़, यहाँ पे एमपी हो जाएगा। ये एमपी, ये छत्तीसगढ़, ये झारखंड, और ये क्या हो गया? ये आपका हो गया क्या? बिहार हो गया। क्या? बिहार। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी। क्या? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी से जो मानसून है वो प्रवेश करता है यूपी में। यूपी के जून के तीसरे चौथे सप्ताह में बंगाल की खाड़ी से मानसून आता है। कहाँ से? बंगाल की खाड़ी से। और ये कहाँ पे आता है? ये है यूपी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र से प्रवेश करता है। कहाँ से? दक्षिणी क्षेत्र से, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र से यूपी में प्रवेश करता है। मैं मैप को थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैं बार बार मैप का यूज़ करता हूं और आपको समझाने की कोशिश भी करता हूं। ठीक है, अब की बार हम और छोटा मैप बना लेंगे। अब तो ठीक है, कुछ लग रहा है यूपी का मैप होगा। अब यूपी में जो बंगाली खाड़ी से मानसून आएगा वो कहाँ से प्रवेश करेगा? अब देखो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसको ऐसे बांट देता हूँ। ठीक है, ये क्या होगा? ये होगा पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। यूपी में मानसून को प्रवेश करेगा दक्षिण पूर्व से प्रवेश करेगा। ऐसे 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 आएगा और यूपी में प्रवेश करेगा। दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र से यूपी में प्रवेश कर जाएगा और कहाँ पर जाएगा? सीधा जाएगा आपका शिवालिक, जो यूपी के यहाँ पे शिवालिक रेंज है, इससे टकरा जाएगा। अब इससे टकरा जाएगा तो क्रॉस नहीं कर पाएगा और इसके समांतर चलेगा, ऐसे ऐसे चलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यूपी के गोरखपुर में सबसे ज़्यादा बारिश करता है। जब वो मानसून शिवालिक रेंज से टकराता है तो यूपी के गोरखपुर में प्रदेश की लगभग 184 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा कर देता है। कितनी? 184 सेंटीमीटर वर्षा कर देता है। कहाँ पर? यहाँ पर। ठीक है, गोरखपुर में। और उसके बाद ये शिवालिक रेंज से होता हुआ इसके समांतर चलता हुआ और कहाँ पर? इसके जो तराई वाला क्षेत्र होता है उसमें बरसात करता है। अब तराई वाले क्षेत्र में बरसात शुरू हो जाती है तो तराई वाले क्षेत्र में बरसात होती है। उसके बाद यूपी, ये क्या होता है, यहाँ से फैलना शुरू हो जाता है। यूपी के मध्य भाग में अच्छी खासी बरसात कर देता है। लगभग कितनी? 91 सेंटीमीटर। कितनी? 91 सेंटीमीटर मध्य भाग में कर देता है। 84 सेंटीमीटर बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में, 84 सेंटीमीटर पश्चिमी क्षेत्र में करता है। और सबसे कम अब ये कहाँ पर? यहाँ पर मथुरा, लगभग यहाँ पर होगा। दक्षिण पश्चिम में मथुरा होगा, दक्षिण पश्चिम वाले क्षेत्र में मथुरा होगा यूपी के। तो यूपी के मथुरा में सबसे कम बरसात होती है। कहाँ पर? यूपी के मथुरा में सबसे कम बरसात होती है। अब ये आपकी समझ में आ गया होगा ना कि मैप से कैसे, कहाँ से कैसे मानसून प्रवेश करता है। अब देखते हैं हम। सितंबर तक रहती है और जून के तीसरे चौथे सप्ताह में मानसून प्रवेश कर जाता है। मानसून प्रदेश में मानसून बंगाल की
खाड़ी से आता है, जिसे पूर्वी मानसून कहा जाता है, जिसे पूर्वी मानसून भी कहा जाता है, जिसे पूर्वी मानसून भी कहा जाता है। यह प्रदेश में दक्षिण पूर्वी क्षेत्र से प्रवेश करता है। यह प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र से प्रवेश करता है और शिवालिक रेंज से टकराकर प्रदेश के शिवालिक रेंज से टकराकर प्रदेश के गोरखपुर में, कहाँ पर? गोरखपुर में कहाँ पर? प्रदेश के गोरखपुर में प्रदेश के गोरखपुर में प्रदेश की सबसे ज़्यादा बारिश करता है। कहाँ पर? प्रदेश की सबसे ज़्यादा वर्षा करता है। प्रदेश के गोरखपुर में प्रदेश की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। कहाँ पर? प्रदेश के गोरखपुर में लगभग 184 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है। प्रदेश की 184 सेंटीमीटर वर्षा कहाँ पर हो जाती है? आपके कहाँ पर? गोरखपुर में लगभग 184 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा हो जाती है पूर्वी मानसून के द्वारा। ठीक है। यह मानसून प्रदेश के मध्य भाग में लगभग 94 सेंटीमीटर वर्षा करता है। लगभग प्रदेश की सबसे ज़्यादा वर्षा पूर्वी मानसून से होती है। प्रदेश की सबसे ज़्यादा वर्षा पूर्वी मानसून से ही तो होती है। ये आपने लिख लिया ना, मैं इसको रब कर रहा हूँ कि प्रदेश की सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? पूर्वी मानसून जब यूपी में प्रवेश करता है जून के तीसरे चौथे सप्ताह में, तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर करता है? गोरखपुर में, लगभग 184 सेंटीमीटर। कितनी? 184 सेंटीमीटर। अब मैं लिख रहा हूँ, उसको नोट करना है। अकेले गोरखपुर को आपने लिख लिया, कितनी करता है? 84 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं पूर्वी क्षेत्र में, यूपी के पूर्वी क्षेत्र में लगभग कितनी? लगभग 112 सेंटीमीटर वर्षा पूर्वी मानसून से होती है। किससे? पूर्वी मानसून से। ठीक है। पूर्वी क्षेत्र में लगभग 112 सेंटीमीटर वर्षा होती है पूर्वी मानसून से। अब बात करें मध्य क्षेत्र में लगभग कितनी? 94 सेंटीमीटर वर्षा पूर्वी मानसून से होती है। अब बात करते हैं आपकी पश्चिमी क्षेत्र में कितनी होती है? पश्चिमी क्षेत्र में लगभग होती है 91 सेंटीमीटर वर्षा होती है पूर्वी मानसून से। बात करते हैं दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिणी या पठारी या बुंदेलखंड में लगभग कितनी वर्षा होती है? बुंदेलखंड में लगभग 84 सेंटीमीटर वर्षा होती है पूर्वी मानसून से। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप लोग बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएं। जिस तक भी वीडियो नहीं पहुँच रही है, आपका काम है, आपका कर्तव्य है ये कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाएं।
जितना हो सकता है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे दोस्तों। आज के लिए धन्यवाद।